अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज हम हाज़िर हुए हैं एक बार फिर उर्दू क्लास 10 के सबक मेरा गाँव। ये सबक नंबर 9 है। इस सबक में आपको मुख़्तसर अंदाज़ में हम तारुफ़, खुलासा और फिर पस मंज़र बताएँगे ताकि आपको सबक अच्छी तरह याद हो। साथ में हम आपको माहिदा ताशकंद के बारे में भी बताएँगे। तो लिहाजा सबक मेरा गाँव मुसन्निफ़ का नाम सैयद ग़ुलाम मुस्तक़लैन नकवी है और उसके अलावा ये नावल है। नावल मेरे गाँव से इसका इंतख़ाब है। इसके अलावा अगर हम ये देखो, ये जो हम बता रहे हैं कि ये जो तारुफ़ है ये किसी भी किस्म के बोर्ड वग़ैरह में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, शायद कोई एमसीक्यूज़ आ ही जाए या आपको खुलासे में वग़ैरह में काम दे सकता है। सैयद ग़ुलाम मुस्तक़लैन नकवी की तारीख़ पैदाइश 1923 और 2002 को वफ़ात पाए 2002 को मकबूज़ा कश्मीर के गाँव वो चौकी हंडन में पैदा हुए। वालिद का नाम सैयद अमीर शाह था। इब्तिदाई तालीम अपने गाँव से हासिल की और 1950 में एमए उर्दू जामिया पंजाब से किया। आपको अफ़सानवी अदब से ख़ास लगाव था। इनका तकर्रुर बतौर लेक्चरार उर्दू गवर्नमेंट कॉलेज जंग में हुआ। उन्होंने कई नावल भी लिखे और मज़ाहिया मज़ामीन में एक तुरफ़ा तमाशा जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। अब आते हैं हम असल काम की तरफ, जो असल हमारा मुद्दा है कि जो खुलासा हम पेश करते हैं उस तरह कोई भी पेश नहीं करेगा और ये बच्चे फिर बहुत आसान अंदाज में इसको याद भी कर लेते हैं। तो ये खुलासा हमने पेश करने से पहले हम इसके पस मंज़र की तरफ जाते हैं। ये पूरा नावल पाकिस्तान के बनने से पहले और 1965 के दरमियान पाकिस्तान भारत जंग और बहुत सी चीज़ों को ज़िक्र करके ये लिखा गया है और इस हिस्से में वो अपने गाँव और एक छोटे से गाँव का ज़िक्र कर रहे हैं। उस गाँव का नाम है चक मुराद नामी गाँव, जो कि मुसन्निफ़ के आबाई गाँव भी है, आबाई चक है, तो उसके ज़िक्र कर रहे हैं। लिहाजा ये तो हुआ इसका पस मंज़र पूरे नावल का। अब हम आते हैं इस मुआहिदा ताशकंद जो हमने ज़िक्र किया है, ये पाकिस्तान और भारत की 1965 की जंग हुई, तो उसमें पाकिस्तान के सदर अयूब खान थे और वहाँ से सदर अयूब खान और वहाँ से शास्त्री जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म थे, इनके दरमियान मुआहिदा हुआ। फिर कुदरत का करना ये कि इस मुआहिदे के बाद शास्त्री वहीं पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। सदर अयूब खान और इनके दरमियान ये जंग बंदी हुई कि ना ये एक मुल्क दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, कैदियों की तबादला किए जाएंगे। ये इस जंग का पूरा रूस की मदद से इस मुआहिदे की पैदाइश हुई। मुसन्निफ शुरू यहाँ से करते हैं कि गाँव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं और गाँव की ज़िंदगी भी बड़ी पुरलुत्फ़ और पुरऐश होती है। जब इस मुआहिदे की खबर गाँव तक पहुँची तो गाँव का उसूल ये होता है कि किसी को सरपंच बुला लिया जाता है, फिर वो जो फैसला करे सारे गाँव वाले उसको मान लेते हैं। तो इसी तरह जब रूस का ये फैसला आया तो सबने उसको कबूल कर लिया और सदर पाकिस्तान ने रेडियो पर तकरीर भी चला दी। मालूम हुआ कि इस मुआहिदे से पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। कुछ लोग कहते थे कि इस जंग से हमने क्या पाया जो खुशी का इज़हार करे, बल्कि हमने जीती हुई जंग हार दी। मेरा दिल कह रहा था कि जंग से इंसान पाता कुछ नहीं, होता बहुत कुछ है, यानी सब कुछ ज़ाया होता है। लोग घर से बेघर होते हैं, इनकी फसलें उजड़ जाती है, इनकी इज़्ज़तें बर्बाद हो जाती है। न जाने क्यों मैं जिससे भी बात करूं वो खुश ना होता। यूँ लगता है जैसे हर शख्स के अंदर कोई चीज़ टूट गई और इसका हौसला पस्त हो गया। ये मैंने फिर गाँव का जो भैया था, ये जंग एक ज़मींदार साहब है, चौधरी साहब, उनसे बहस करता और वो चूँकि ज़मींदार है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, ज़्यादा जायदादें वाले हैं, तो वो मुझसे जीत जाता। मैं जीती हुई बात भी हार जाता, वो हारी हुई बात भी जीत जाता। अज़ीज़ान मन, जो हमने कह रहे हैं कि इस इस्लामी इलाके में ये ऐलान हुआ कि दूसरे कि वहाँ से लोग निकल रहे हैं और अखबारों से मालूम होता था कि फ़ौजें एक दूसरे का इलाका खाली कर रहे हैं और हम अपने इलाके में जाने के लिए बेताब हो गए। आखिर ये ऐलान भी हो गया कि क्या के इलाकों के लोग वापस जा सकते हैं। हमने सोचा कि अभी औरतों और बच्चों को साथ ले जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे बाप ने फैसला किया कि भैया असलम और अब्दुल गफ्फार चक में इनके पास रहें और हम बाप बेटा गाँव जाकर हालात देखें, यानी बाप बेटा जाए, बाकी अब्दुल गफ्फार और असलम भाई ये बाल बच्चों और बेगम औरतों के साथ गाँव में रहे। खैर निकल गए। सर्दियों का वो दिन निहायत खुशगवार था। अब यहाँ से हालात शुरू होती है जंग के मंजरनामे। जंग और सियासी हालात के बाद ये रास्ते का मंजर है कि वो हम जब निकले बड़े खुश थे और यहाँ पर जो हमने गंदम लगाई थी वो भी उबर रही थी, क्योंकि सर्दियों में 1-2 बारिशें हो जाने के बाद गंदम सही हो जाती है।
छावनी में भी कुछ कुछ आबादी नजर आ रही थी। सैयदपुर जाने वाली पक्की सड़क पर ये क्या कहते हैं, जो बैलगाड़ी होती है और तांगे जो घोड़ा गाड़ी होती है, उन पर सवार थे। हम तांगे पर बैठने लगे तो अपने इलाके के कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। तांगा चलता रहा और हमने ख्यालात में खोए रहे। सड़क के दोनों तरफ जमीनें आबाद थी। शीशम के दरख्तों पर बूर आ रहा था। हल्की हल्की की खुशबू फैली हुई थी। अभी हमारा गांव 3-4 मील के फासले पर था कि यकायक मंजर बदल गया। हमारे सामने की सड़क बिल्कुल खराब थी, दरख्तें कटे हुए नजर आ रहे थे। इसी तरह हालत बदल गए। और क्या देखते हैं कि जब हम करीब गए, अब सड़क का जो हिस्सा शुरू हुआ था इसमें कदम कदम पर घड़े पड़े हुए थे और तांगा धक रहा था। हम बटे के करीब तांगे से उतरे। 6 महीने बाद गांव की धरती पर पहला कदम रखा तो मैंने सोचा, इस धरती को दुश्मन के पांव रोंद चुके हैं, इसके सीने पर इसके टैंक चल चुके हैं। यहाँ कदम कदम पर गोले गिरे थे और इसका सीना फटता रहा था। वो भी तो अब इसी का बेटा था, इसने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने सवाल का जवाब न मिला। बटे पर दुश्मन ने अपना मोर्चा लगाया था, इसके निशान साफ नजर आ रहे थे। ये सारे गांव के हालात थे। लगी बिजली के खंभे गायब थे। गांव पहुंचते पहुंचते मेरा दिल सुनसान और वीरान हो चुका था। यूं लग रहा था जैसे शाम पड़ चुकी है, हालांकि अभी धूप तेज थी और इसमें ढलते सूरज की जर्दी भी नहीं रची थी। ये जेकर जोहर का गदला पानी धूप में चमक रहा था। भाई असलम के मकान और दुकान के मलबे ने गली के दहाने को बंद कर दिया था। गली के इर्द गिर्द के मकान मुंह फाड़े हमें निगल जाने को तैयार नजर आ रहे थे। ऐसे मुश्किल, ऐसे डरूनी हालत थी मौलवी साहब। और इसी हालत में फिर एक पुरानी मस्जिद से, टूटी फूटी मस्जिद से मौलवी की अजान सुनाई दी। एक दो लोग और निकल आए, हम भी मौलवी की अजान पर गए। वहां बाबा हयात की आवाज आई और आगे बढ़कर हमें बारी बारी गले लगाया। बाबा हयात के अलावा कुछ दूसरे लोग भी थे जो हमसे बगलगीर हुए। मुलाकात हुई और ये दूसरों के रोते और मैं माहे मर्द लोग रोया नहीं, मेरे आंखों से आंसू शुरू हुए। तो उसने कहा कि मर्द लोग रोया नहीं करते। मैंने सोचा, मैं कब रोया? ये तो दूसरे के रोके हुए आंसू थे जो मेरे आंखों से बह रहे थे। आओ नमाज पढ़े, दिल को करार मिल जाएगी। देगर की नमाज यानी दोपहर की नमाज पढ़कर हमने सलाम फेरा तो मौलवी साहब ने हमारे तरफ मुंह करके कहा, इंसान बड़ा सख्त दिल है, वो अजाब से नहीं डरता, अजाब उसे अचानक आ लेता है। कुरान ने उजड़ी बस्तियों को हमारे लिए इबरत करार दिया। हमने उसे किस्से कहानियां समझा। अब हम अपनी आंखों से अपनी ही बस्ती का अजाब देख रहे हैं। ये अजाब हम पर क्यों नाजिल हुआ? और मौलवी जी, मेरे बाप ने पूछा, मौज दीना, तुम इतने सियाने बयाने होकर भी मुझसे पूछते हो कि अजाब क्यों आया? जरा गर्दन झुकाकर अपने गिरबान में देखो, तुम्हें वहां कुछ नजर आता है? मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाहों की सजा नहीं। बाहियात बोला। मौलवी साहब ने इसकी तरफ हैरत होकर देखा, ये अजाब नहीं आजमाइश है। बाबा हयात ने कहा, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? चौधरी हयात मौलवी साहब बोले कि इमाम आजमाइश ये है कि फर्क ये पड़ता है। मौलवी साहब ने मुझे पहले जरा गुस्से की निगाह से देखा, फिर मुस्कुराने लगे। चौधरी हयात, तुम ठीक कहते हो, ये अजाब होता तो हमारा ईमान गांव के कंडरात में दफन हो चुका था। अजाब होता तो हम साथ चले जाते, ईमान दफन हो चुका था। चूंकि ईमान जिंदा है इसलिए आजमाइश है। यानी अगर ईमान और अजाब और आजमाइश में फर्क ये है कि अजाब जब आता है तो फिर लोग सब कुछ खत्म कर देता है, वो ईमान को भी दफन कर देता है, फिर कुछ भी बचता नहीं। जैसे पुराने हमें दोपहर लोगों की कहानियां और किस्से सुनते हैं। और आजमाइश ये है कि ईमान बचा रहता है। आपको हालात वाकयात दिखाई दिए जाते हैं, आप पर कुछ थोड़ी सी पकड़ आती है, असल ताकत नहीं आप दिखाई जाती। ये है इसका फर्क। फिर गांव के फिर बुरा हाल बयान कर रहे हैं, जैसे हमने बड़ा पहले बयान किया। ये बड़ा जैसे पहले रौनक वाला गांव था, अब उजड़ के रह गया। अब वो जो पहले कुछ भी था, टूट कर कुएं में गिर पड़े थे, धूल और चरकड़ चुरकर मर गए थे, मंडेरों से ईंटें उकड़कर कुएं में गिर गई थी। ये सारे गांव की हालत है। यानी जंग के बाद वो जो पहले गांव का खूबसूरत जमीन था, गांव की खूबसूरत हालत थी, अब वो उजड़ चुकी है। मेरे अजीजों, अगर ये खुलासा आपको याद हुआ तो फिर आप आसानी से तशरीह भी कर सकते हैं। इबारात की तशरीह, हवाला मतन, सबक का नाम सिनफ़ अदब माखज़, सियाक़ व सबाक़ में आपने लिखना है कि मज़बूरा इबारत सबक के तकरीबन दरमियान, आखिर, शुरू या पहले हिस्से से दी गई है।
और इसमें आप फिर सारा बताएँगे कि इस सबक में अपने गाँव की हालत बता रहा है कि जंग 1965 की जंग में जो हमारे गाँव पर दुश्मनों के कब्ज़े और जंग हुई थी, तो उससे क्या-क्या नुकसानात हुए और फिर हमने उससे कैसे छुटकारा पाया। तशरीह में फिर जो इबारत दी होगी आपने उसको लिखना है। अज़ीज़ान-ए-मन अगर आपको ये याद हो गया तो फिर कुछ भी आपके लिए सवाल और जवाब कुछ भी मुश्किल नहीं। देखो जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं, उसी पॉइंट्स के मुताबिक आप सवाल-जवाब को आसानी से हल कर सकते हैं। और फिर सुनिएगा आसानी से सबक का खुलासा भी पूछा है, तो वो सबक का खुलासा भी आप हमारे पॉइंट से आसानी से बना सकते हैं। और मुआहिदा ताशकंद किन 2 मुल्कों के दरमियान और किस मुल्क ने मुआहिदा कराने में अहम किरदार अदा किया, मैंने आपको बता दिया। मुआहिदा ताशकंद से किस दरीना मसले के हल होने की उम्मीद पैदा हो गई, कश्मीर का मसला। जंगबंदी के बाद खेतों की क्या हालत थी, गाँव खंडर का मंज़र क्यों पेश कर रहा था, अज़ाब और आज़माइश में क्या फ़र्क है, ज़रा गाँव के हवाले से बताएँ। ये सारा आपको बता दिया। अगर आप मेरे इस खुलासे को गौर से सुनते हैं, इस पर तवज्जो देते हैं, पॉइंट्स के मुताबिक ये खुलासा याद करते हैं, हमने एक-एक पॉइंट्स को लेकर खुलासा समझा दिया, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये सारा कुछ 35 नंबर का सवाल आपका आसानी से हल हो जाता है। और आप जब भी इसको पढ़ें, जब भी इसको याद करें, मुझे नाचीज़ को अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।